हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने शक वंश और पल्लव वंश को पढ़ लिया था और आज के इस वीडियो में हम कुषाण वंश के बारे में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं कुषाण वंश की। तो कुषाण वंश को युची भी कहा जाता था और इन्हें तोखरी भी कहा जाता था। कुषाण वंश के प्रमुख शासकों की बात करें तो इनमें सबसे पहला नाम आता है कुजुल कड़फिसेस, दूसरा है विम कड़फिसेस, तीसरा है कनिष्क और चौथा है वासुदेव। तो हमें कुषाण वंश के शासकों से ही 3 सवाल देखने को मिलते हैं। पहला सवाल कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो वासुदेव। और कनिष्क किस वंश से संबंध रखता था? तो वह कुषाण वंश। तो ये 3 सवाल हमें कुषाण वंश के शासकों से ही देखने को मिलते हैं। अब आगे बात करें तो कुषाण वंश प्राचीन चीन से आए थे और ये चीन के युची कबीला से संबंधित थे। चीन के युची कबीला से बिलोंग करते थे। जिस तरह से इंडो ग्रीक से आते हैं, शक मध्य एशिया से आते हैं और पल्लव ईरान से आते हैं, उसी तरह से कुषाण वंश चीन से आते हैं और ये चीन के युची कबीला से संबंध रखते हैं। और ये चीन का जो युची कबीला है यह 5 शाखाओं में आता है। जिस तरह से वैदिक काल में आर्य भारत में कई शाखाओं में आते हैं, शक भारत में कई शाखाओं में आते हैं, उसी तरह से जो चीन के युची कबीला थे ये भी कई शाखाओं में आते हैं। ये 5 शाखाओं में आते हैं, लेकिन ये 5 शाखाओं में सिर्फ भारत में नहीं आते हैं, ये अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। कुछ शाखा मध्य एशिया की ओर जाते हैं, कुछ शाखा ईरान की ओर जाते हैं, कुछ शाखा इराक की ओर जाते हैं। इनमें जो 5 शाखाएं हैं, चीन के युची कबीला की जो 5 शाखाएं हैं, इनमें एक ही शाखा भारत की ओर आता है और वह शाखा होता है कुषाण वंश। यानी चीन के युची कबीले का एक शाखा कुषाण वंश ये भारत की ओर आता है। आगे बात करें तो कुषाण वंश के संस्थापक यानी फाउंडर कुजुल कड़फिसेस थे, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। आगे बात करें तो कुषाण वंश की हमें 2 राजधानियां देखने को मिलती है, 2 कैपिटल्स देखने को मिलते हैं। पहला है पेशावर, जिसे पुरुषपुर भी कहा जाता था, और दूसरा है मथुरा। पेशावर कुषाण वंश की प्रमुख राजधानी थी और दूसरी थी मथुरा। आगे बात करते हैं कुषाण वंश के अगले शासक। पहले शासक जो हैं कुजुल कड़फिसेस, जो इसके संस्थापक होते हैं, कुषाण वंश के संस्थापक होते हैं। और इनके बारे में बस हमें इतना ही याद रखना है कि ये कुषाण वंश के संस्थापक हैं। अब आगे बात करते हैं कुषाण वंश के अगले शासक विम कड़फिसेस की। विम कड़फिसेस की बात करें तो इन्होंने भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए, यानी गोल्ड कॉइन्स चलाए। हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडो ग्रीक लोगों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के का प्रचलन किया, उसी तरह से विम कड़फिसेस ने भी भारत में सोने के सिक्के चलाए, यानी गोल्ड कॉइन्स चलाए। आगे बात करें तो इनके स्वर्ण सिक्के में हमें शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति देखने को मिलती है। तो विम कड़फिसेस ने जो सिक्के भारत में चलाए, जो सोने के सिक्के इन्होंने भारत में चलाया, उन सिक्कों में हमें शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति देखने को मिलती है। और शिव, नंदी और त्रिशूल ये शैव धर्म के प्रतीक हैं, इसलिए हमें इससे ये जानकारी मिलती है कि विम कड़फिसेस शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी शैविज्म फॉलोवर थे। और विम कड़फिसेस ने महेश्वर नाम की एक उपाधि धारण की थी। तो विम कड़फिसेस के बारे में हमें इतनी जानकारी याद रखनी है। अब आगे बात करते हैं कुषाण वंश के अगले महत्वपूर्ण शासक कनिष्क की, जो कुषाण वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट शासक होते हैं। तो कनिष्क की बात करें तो कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, सबसे पावरफुल शासक थे। तो कनिष्क कुषाण वंश के सबसे पावरफुल शासक थे, यानी प्रतापी शासक थे। और कनिष्क का राज्य अभिषेक 78 ईस्वी में होता है, यानी 78 एडी में होता है। और कनिष्क के राज्य अभिषेक के बाद 78 ईस्वी में ही कनिष्क शक संवत का आरंभ करते हैं, जो भारत का औपचारिक संवत होता है। तो हमें भारत में 2 तरह के संवत देखने को मिलते हैं। पहला शक संवत और दूसरा विक्रम संवत। विक्रम संवत विक्रमादित्य द्वारा शुरू किया जाता है, जब वे
मथुरा के शकों को हराते हैं और इसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व में किया जाता है और शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा किया जाता है और ये 78 ईस्वी में किया जाता है, 78 एडी में किया जाता है। और आगे बात करें तो शक संवत हमें 78 ईस्वी यानी एडी में देखने को मिलता है और विक्रम संवत हमें 57 ईसा पूर्व यानी 57 बीसी में देखने को मिलता है। तो एक संवत एडी में मिल रहा है और एक संवत बीसी में मिल रहा है। अब आगे बात करते हैं तो कनिष्क ने भी एक इम्पॉर्टेंट टाइटल यानी एक उपाधि धारण की थी और वह था देवपुत्र। तो कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। अब आगे बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में कुषाण वंश का साम्राज्य काफी विस्तृत हो जाता है, काफी विस्तार होता है कुषाण वंश का साम्राज्य कनिष्क के शासनकाल में। इसीलिए कनिष्क को सबसे इम्पोर्टेंट शासक माना जाता है कुषाण वंश का। तो कुषाण वंश का साम्राज्य काफी बड़ा हो जाता है। यह कनिष्क के शासनकाल में उत्तर भारत और मध्य एशिया में फैल जाता है। तो कुषाण वंश का साम्राज्य कनिष्क के शासनकाल में उत्तर भारत और मध्य एशिया में पूरी तरह से फैल जाता है और कनिष्क का युद्ध चीनी सेनापति पेंचोवा के साथ होता है और चीनी सेनापति पेंचोवा कनिष्क को हरा देते हैं। ये तो होता है पहला युद्ध, लेकिन जब दूसरा युद्ध होता है उस समय कनिष्क चीनी सेनापति पेंचोवा को हरा देते हैं। यानी पहला युद्ध में कनिष्क हार जाते हैं पेंचोवा से, लेकिन दूसरे युद्ध में कनिष्क पेंचोवा को हरा देते हैं। आगे बात करें तो कनिष्क मगध से अश्वघोष और बुद्ध का भिक्षा पात्र को पेशावर ले आते हैं, जो कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजधानी होता है। आगे बात करते हैं तो कनिष्क और कनिष्क ने कौन से धर्म को अपनाया था इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था, यानी कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान शाखा को फॉलो करता था। और कनिष्क के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण धार्मिक घटना घटती है और वह होता है चतुर्थ बौद्ध संगति। यानी कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगति होती है और यह कुंडलवन में होता है जो कश्मीर में स्थित होता है। और इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष यानी चेयरमैन वसुमित्र होते हैं। तो यहाँ से हमें ये जानकारी मिल गई कि कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था और कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति होता है, फोर्थ बौद्ध संगति होता है और यह कुंडलवन कश्मीर में होता है और इसके चेयरमैन यानी अध्यक्ष वसुमित्र थे। और इस बौद्ध संगति में यानी चतुर्थ बौद्ध संगति में जो बौद्ध संप्रदाय है वह दो संप्रदायों में विभाजन हो जाता है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभक्त हो जाता है, उसका दो संप्रदाय में विभाजन हो जाता है और वह होता है हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान संप्रदाय में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है और महायान संप्रदाय का ही अनुयायी होता है कनिष्क। अब आगे बात करें तो कुषाण वंश के शासनकाल में हमें भारत में महायान संप्रदाय द्वारा दो शैलियों में प्रतिमा का निर्माण देखने को मिलता है और मूर्ति पूजा का प्रचलन देखने को मिलता है। तो कुषाण वंश के शासनकाल में भारत में महायान संप्रदाय के द्वारा दो शैलियों में मूर्ति का निर्माण देखने को मिलता है, प्रतिमा का निर्माण देखने को मिलता है और यहाँ हमें मूर्ति पूजा का प्रचलन देखने को मिलता है। और गौतम बुद्ध ही वह भगवान थे जिसकी सबसे पहले मूर्ति पूजा हमें देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने ये समझ लिया है कि कुषाण वंश के शासन काल में महायान संप्रदाय के द्वारा दो तरह के मूर्ति कला का प्रयोग किया जाता था मूर्ति के निर्माण में। अब चलिए हम बात करते हैं कि ये दो तरह के मूर्ति कला कौन से थे। तो बात करें तो हमें कुषाण वंश के शासन काल में जो दो तरह की मूर्ति कला देखने को मिलती है वह पहला था गांधार कला और दूसरा था मथुरा कला। यानी गांधार कला और मथुरा कला ये दो तरह की कला हमें देखने को मिलते हैं कुषाण वंश के शासन काल में मूर्ति के निर्माण में। अब चलिए हम बात करते हैं गांधार कला के बारे में। तो गांधार कला की बात करें तो इसे इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता था, इन्हें ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता था और इन्हें यूनानी रोमन शैली भी कहा जाता था। अब गांधार कला को यानी गांधार शैली को इंडो ग्रीक शैली क्यों कहा जाता था, तो हम जानते हैं जब हम लोग हिंद यवन आक्रमण पढ़ रहे थे, हिंद यूनानी आक्रमण पढ़ रहे थे, तो उस समय हम लोगों ने चर्चा की थी कि हिंद यूनानी जब भारत आते हैं तो वे हेलेनिस्टिक कला को अपने साथ में लेके आते हैं
और हेलेनिस्टिक कला और भारतीय कला दोनों मिलके एक नए कला का निर्माण करते हैं और वह कला कहलाता है गांधार कला, यानी एक नए शैली का निर्माण करवाते हैं और वह शैली कहलाता है गांधार शैली। इसीलिए इसे इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है, इंडो ग्रीक कला भी कहा जाता है। अब आगे बात करें तो गांधार कला का जो प्रमुख केंद्र था वह गांधार था, यानी गांधार कला का प्रमुख केंद्र कहाँ था? गांधार कला, इसीलिए इसे गांधार शैली भी कहा जाता है। तो इस कला का जो सबसे प्रमुख केंद्र था वह गांधार था, जिसके वजह से इसे गांधार शैली भी कहा जाने लगा। इस कला में मुख्य रूप से हमें बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमें अक्सर सवाल देखने को मिलते हैं कि बुद्ध की सबसे अधिक प्रतिमा हमें किस कला में देखने को मिलती है? तो वह है गांधार कला, यानी गांधार शैली। अब आगे बात करें तो बुद्ध की मूर्ति यूनानी देवता अपोलो की नकल प्रतीत होती है। तो बात करें तो हम जानते हैं जो गांधार कला है ये यूनान के हेलेनिस्टिक कला और भारतीय कला से मिलकर बना है, और जो हेलेनिस्टिक कला है वह एक यूनानी मूर्ति कला है और इसी कला में हमें अपोलो की मूर्ति देखने को मिलती है। और हेलेनिस्टिक कला और भारतीय कला की मिश्रण से हमें गांधार शैली या गांधार कला देखने को मिलती है, जिसमें बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमें यह मूर्ति यूनानी देवता अपोलो की नकल प्रतीत होती है, क्योंकि गांधार कला यूनानी कला हेलेनिस्टिक कला का ही एक रूप है। आगे बात करें तो मूर्तियों का निर्माण मुख्यतः काले, नीले तथा हरे स्लेटी पत्थर से किया जाता था। तो गांधार शैली में मूर्तियों का निर्माण मुख्य रूप से काले, नीले और हरे स्लेटी पत्थर से किया जाता था, और इस कला में मूर्तियों में आध्यात्मिकता कम तथा भौतिकता आडंबर अधिक दिखाई देती थी। भौतिकता कहने के मतलब, तो इस कला में जो गांधार कला था, इस कला में ज़्यादातर मूर्तियों के डिजाइन में फोकस किया जाता था। मुख्य रूप से मूर्तियों के डिजाइन में ये कला आश्रित थी कि मूर्ति ऐसी होनी चाहिए, इसमें पीछे चक्री होना चाहिए। तो इस तरह से ये विशेषकर जो गांधार कला था ये मूर्ति के डिजाइन में अधिक फोकस करता था, ना कि आध्यात्मिकता की ओर। आगे बात करते हैं मथुरा कला की। जब मथुरा कला की बात करते हैं तो यह पूरी तरीके से भारतीय कला थी। तो मथुरा कला और गांधार कला में सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वह यह है कि जो गांधार कला है वह यूनानी कला और भारतीय कला दो कलाओं का मिश्रण है, लेकिन जो मथुरा कला है यह पूरी तरीके से भारतीय कला है। और कनिष्क के समय में ही मथुरा कला का विकास देखने को मिलता है। मुख्य रूप से इसका विकास मथुरा में देखने को मिलता है, इसीलिए इसे मथुरा शैली कहते हैं या फिर मथुरा कला कहा जाता है। उसी तरह से जो इंडो ग्रीक शैली है यह हमें मुख्य रूप से गांधार में देखने को मिलती है, इसीलिए इसे गांधार शैली भी कहा जाता है। अब आगे बात करें तो इस कला में बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण देखा जाता है। तो इस कला में बौद्ध धर्म की मूर्तियां देखने को मिलती है, हिंदू धर्म की मूर्तियां देखने को मिलती है और जैन धर्मों की भी मूर्तियां देखने को मिलती हैं। लेकिन गांधार कला में मुख्य रूप से हमें बौद्ध धर्म के मूर्तियां देखने को मिलती हैं। आगे बात करें तो इस कला में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है मूर्ति के निर्माण में, किंतु जो गांधार शैली है इसमें मूर्ति के निर्माण में काले, नीले और हरे स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें तो पहली शताब्दी ईस्वी में बुद्ध की प्रथम मूर्ति हमें मथुरा कला में ही देखने को मिलती है। हालांकि बुद्ध की सबसे अधिक मूर्ति हमें गांधार कला में देखने को मिलती है, लेकिन बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति हमें मथुरा कला में देखने को मिलती है। तो कई बार यहाँ से सवाल बनते हैं कि बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति किस कला में पाई जाती है? तो मथुरा कला में पाई जाती है। और बुद्ध की सबसे अधिक मूर्ति किस कला में मिलती है? तो गांधार कला में मिलती है। अब आगे बात करते हैं, इस कला में मूर्तियों में आध्यात्मिकता अधिक तथा भौतिकता आडंबर कम दिखाई देती है। तो मथुरा कला में ज़्यादातर आध्यात्मिकता पे ध्यान दिया जाता है। इसकी मूर्तियाँ सिंपल साधारण होती है, आडंबर वाली जैसी कोई चीज़ें दिखाई नहीं देती है, भौतिकता पे कम ध्यान दिया जाता है। वहीं जो गांधार कला की हम लोग मूर्ति देखते हैं इसमें आध्यात्मिकता कम दिखाई देती है,
लेकिन आडंबर भौतिकता ज़्यादा दिखाई देती है। इस कला में मूर्ति के डिजाइन में अधिक ध्यान दिया जाता है कि मूर्ति की डिजाइन कैसी होनी चाहिए, लेकिन मथुरा कला में मूर्ति बिल्कुल सिंपल होती है, इसमें आध्यात्मिकता पे अधिक जोर दिया जाता है। तो यहाँ से हमें इन मूर्ति कलाओं में दो मेजर डिफरेंस देखने को मिलते हैं। पहला डिफरेंस, गांधार कला यूनानी कला और भारतीय कला का मिश्रण है, लेकिन मथुरा कला पूरी तरह से भारतीय कला है। दूसरा डिफरेंस कि गांधार कला में मूर्ति के डिजाइन पर ज़्यादा फोकस किया गया है, इसमें आध्यात्मिकता जैसी चीज़ें बहुत कम दिखाई देती है, किंतु मथुरा कला की मूर्तियाँ सिंपल होती है, साधारण होती है और इसमें आध्यात्मिकता पे अधिक जोर दिया गया है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कनिष्क के साहित्य और वास्तुकला की। ये कनिष्क काल में साहित्य और वास्तुकला में क्या प्रगति था, क्या प्रोग्रेस था, क्या डेवलपमेंट था। तो चलिए बात करते हैं कनिष्क के लिटरेचर और आर्किटेक्चर की। तो सबसे पहला बात है कि कुषाण ने सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए। तो यहाँ से दो तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। सबसे पहला सवाल कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो इंडो ग्रीक, हिंद यवन या फिर हिंद यूनानी ने जारी किए थे। लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो कुषाण वंश ने सबसे पहले सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स को जारी किया था। आगे बात करें तो कनिष्क ने पेशावर पुरुषपुर में कनिष्क चैत्य का निर्माण करवाया था। चैत्य मतलब यह एक तरह की गुफा को ही समझ लीजिए, एक तरह का गुफा होता है। तो कनिष्क ने कनिष्क चैत्य का निर्माण करवाया कहाँ, पेशावर, जो कुषाण वंश की सबसे प्रमुख राजधानी थी। आगे बात करते हैं तो बामियान में खड़ी हुई बौद्ध प्रतिमा का निर्माण कनिष्क ने करवाया। तो बामियान एक जगह है जहाँ खड़ी हुई बौद्ध प्रतिमा का निर्माण करवाया गया और यह पहली बार था जिसमें बौद्ध की प्रतिमा खड़ी हुई बनाई गई है। इससे पहले खड़ी हुई प्रतिमा हमें देखने को नहीं मिलती है। तो कनिष्क ने बामियान में खड़ी हुई बौद्ध प्रतिमा का निर्माण करवाया। अब आगे बात करें तो कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना कनिष्क ने की थी। तो कश्मीर से हमें दो तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। पहला, कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति होती है कुषाण वंश के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। दूसरा, कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की जाती है कनिष्क के द्वारा। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं कनिष्क के समय के विद्वानों की, यानी कनिष्क के समकालीन कौन कौन से विद्वान थे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कनिष्क के राजवेद की, जो चरक थे और इन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना की थी। चरक से चरक संहिता याद रह जाएगा। आगे बात करते हैं तो कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी और वह पुस्तक था बुद्ध चरित्र। साथ ही अश्वघोष ने सौंदरानंद नामक पुस्तक की भी रचना की थी जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी। बात करें बुद्ध चरित्र की तो इसे बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है। तो अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है और अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र के साथ साथ सौंदरानंद नामक पुस्तक की भी रचना की जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी। आगे बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में ही वसुमित्र एक पुस्तक की रचना करते हैं जिसका नाम था महाविभास सूत्र। तो वसुमित्र ने महाविभास सूत्र की रचना करते हैं कनिष्क के शासनकाल में। आगे बात करें तो कनिष्क के प्रधान पुरोहित को संघरक्ष कहा जाता था। तो कनिष्क के जो प्रधान पुरोहित होते थे उन्हें संघरक्ष कहा जाता था। अब आगे बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में ही नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता था, इन्होंने माध्यमिक सूत्र की रचना की, शून्यवाद की रचना की और प्रज्ञा पारमिता की रचना की और इनके द्वारा रचित माध्यमिक सूत्र को नागार्जुन का सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यहाँ से कई बार सवाल बनते हैं कि भारत का आइंस्टीन किन्हें कहा जाता है, तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है और इन्होंने तीन चीज़ों की रचना की, माध्यमिक सूत्र, शून्यवाद और प्रज्ञा पारमिता। अब आगे हम लोग बात करते हैं तो अगले हैं वात्सायन। वात्सायन ने काम सूत्र की रचना की थी। तो इस तरह से हम लोगों ने कनिष्क के समकालीन के विद्वानों के बारे में भी समझ लिया।
तो चलिए अब कुषाण वंश से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। कई बार यहाँ से भी सवाल देखने को मिलते हैं। तो बात करें, इनमें जो पहला पॉइंट है यह है कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला प्रथम वंश था कुषाण वंश। कुषाण वंश ऐसा प्रथम वंश था जो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखता था, जो सिल्क रूट पे कंट्रोल रखता था। अब आगे बात करें तो कुषाण द्वारा जारी सर्वाधिक सिक्के तांबे के होते थे। तो यहाँ से कन्फ्यूजन ना करें दोस्तों कि कुषाण ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, किंतु सर्वाधिक सिक्के इन्होंने तांबे का उपयोग किया। तो यहाँ से दो तरह के सवाल बन सकते हैं कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के का प्रयोग किसने किया था, तो कुषाण वंश ने किया था, और सबसे अधिक तांबे के सिक्के का प्रयोग किसने किया था, तो कुषाण वंश ने किया था। आगे बात करें तो कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था, और कुषाण के काल में ईंट के कुओं का निर्माण देखने को मिलता है, और मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से प्रचुर मात्रा में कुषाण वंश के लोग सोना प्राप्त करते हैं, जिसका प्रयोग ये सिक्कों के निर्माण में करते थे। तो हमने पढ़ा था कि कुषाण वंश जब कनिष्क का शासनकाल होता है तो उसका साम्राज्य मध्य एशिया तक फैल जाता है, और मध्य एशिया में एक पहाड़ी है अल्ताई पहाड़ी, वहाँ से कुषाण वंश के लोग प्रचुर मात्रा में सोना प्राप्त करते हैं, और इस सोने का प्रयोग कुषाण वंश के लोग सिक्कों के निर्माण में करते थे। आगे बात करें तो कुषाण वंश के काल में हमें भारत में बाल विवाह प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है। आगे बात करें तो इस वंश के लोग यानी कुषाण वंश में राजाओं ने देवता के सिद्धांत का प्रारंभ किया। देवता के सिद्धांत का मतलब सर, तो कुषाण वंश के शासन काल में राजाओं ने अपने आप को, खुद को देवता का दूत या फिर देवता का पुत्र बताने लगे कि हम देवता के दूत हैं, हम देवता के पुत्र हैं, और हमारे द्वारा जो आदेश दिया जाता है वह देवता का आदेश होता है, ईश्वर का आदेश होता है। ये ऐसा इसलिए करते थे ताकि इनके आदेशों को, इनकी बातों को जनता अच्छी तरीके से माने, पूरी तरीके से माने। इसीलिए राजाओं ने देवता के सिद्धांत का प्रारंभ करना शुरू कर दिया। अब आगे बात करें तो कुषाण शासक देवपुत्र कहलाते थे, और हमने पढ़ा था कि कुषाण वंश के जो प्रमुख शासक है कनिष्क, उन्होंने देवपुत्र की भी उपाधि धारण की थी। आगे बात करते हैं तो कुषाण वंश के शासन काल में उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण नगर होता है, क्योंकि क्षिप्रा नदी से प्रचुर मात्रा में गोमेद और इंद्रगोप पत्थरों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुषाण वंश को भी कंप्लीट कर लिया, और आज का क्लास यहीं खत्म होता है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।